नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण के बारे में मैंने बहुत पहले ही बताया था कि आपको संपूर्ण नाड़ी परीक्षण कैसे होता है, क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे हम नाड़ी के द्वारा शरीर के जो बढ़े हुए दोष हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कौन सा रोग है या कौन सा रोग होने की संभावना है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले एक बेसिक जानकारी लेते हैं। ठीक, नाड़ी परीक्षण के बारे में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, शारंगधर संहिता, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर में आदि जो ग्रंथ हैं, हमारे आयुर्वेदिक जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में किसी में बहुत डीपली, किसी में थोड़ा, लेकिन वर्णन सभी ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। महर्षि सुश्रुत के बारे में ये कहा जाता था कि वो अपनी यौगिक शक्ति से शरीर की समस्त नाड़ियां देख सकते थे। और एलोपैथ में हम पल्स देख के सिर्फ दिल की जो मनोस्थिति है, दिल की जो स्थिति है, दिल की जो प्रॉब्लम है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हम नाड़ियों से ये बता सकते हैं कि कोई भी परंपरागत जो वैद्य है वो नाड़ियों को चेक कर कर, नाड़ी को देखकर ये बता सकता है कि शरीर में कौन सा दोष दूषित है, कौन चीज दूषित है और कितनी उस दूषण से, उस दूषित होने से क्या क्या और रोग होने की संभावना या हो चुका है। ये बिना किसी महंगी और तकलीफदायक डायग्नोस्टिक जो तकनीक है उसके अपेक्षा ये एकदम सटीक और बिना प्रॉब्लम के निदान करती है। ये एक जो परंपरागत वैद्य हैं, जो नाड़ी विशेषज्ञ हैं, वो देख के ये बता सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सा ऑर्गन खराब है, किडनी आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको ट्यूमर है कि नहीं, कोई जटिल रोग है कि नहीं, ये सारी चीजें वो नाड़ी देख के बताया जा सकता है। और कहा तो ये भी जाता था, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि कुछ दक्ष वैद्य थे जो ये बता सकते थे कि आज के एक हफ्ते पहले आपने क्या खाया था और भविष्य में आपको क्या रोग होने की संभावना है, ये तो नॉर्मली पता चल जाता है। जो नाड़ी के बारे में जो बेसिक जानकारी है तो मैं आपको बता दूं, महिलाओं के बाएं हाथ और पुरुषों के दाहिने हाथ, देखो होता क्या है, ये जो हमारी कलाई रेडिकल है, ये यहां से जो पहली उंगली हमने रखा ये वात की है, दूसरी पित्त की है और तीसरी कफ की है। तो स्पंदन इसका महसूस किया जाता है, चूंकि हम डिवाइस पे करते हैं तो डिवाइस उसका स्पंदन महसूस करता है। अगर हाथ में भी आप रखते हो तो आपको पारी पारा पहला, दूसरा, तीसरा यानी वात, पित्त और कफ को हल्का हल्का दबा के छोड़ के आप उसकी धड़कनों के, उसकी जो स्पंदन है उसका महसूस कर सकते हो। तो सबसे पहला आपको क्या देखना है, महिलाओं को बायां हाथ और पुरुषों का दाएं हाथ में से नाड़ी लिया जाता है। कलाई के अंदर अंगूठे के नीचे जहां पे पल्स आपको पता चलता है, वहीं पे आपकी 3 उंगली होती है। क्रमशः पहला जो है वात की होती है, दूसरा पित्त की होती है और उसके बाद वाली यानी तीसरी उंगली जो आपकी होती है वो कफ की होती है। ठीक है, तो पहला रिप्रेजेंट करती है कि आपका वात क्या है, दूसरी आपको करती है कि आपका कफ क्या है। तो पहला वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ, ये चीज ध्यान रखिएगा। महिलाओं के बायां, पुरुषों का दायां, और जो उंगली के नीचे जहां तीनों उंगली आप रखते हो उस तीनों में पहला वात है, दूसरा पित्त है और तीसरा कफ है। तो यहां तक जानकारी क्लियर हो गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं तो अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, यहां पर ये जो अंगूठे के पास, ये जो अंगूठा आप देख रहे हो ना, इस अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है वो वात की होती है। इसके बाद जो अब लगाते हो पित्त की होती है और उसके बाद जो लगाते हो कफ की होती है। ठीक, तो ये कंफर्म हो गया। अब आ जाते हैं वात की जो पल्स होती है, वात का जो रिदम होता है, पल्स का मतलब जो रिदम होता है वात का, वो अनियमित और मध्यम तेज चलती है। क्योंकि वात की जो रिदम है वो अनियमित होती है, नियमित नहीं है, और मध्यम तेज चलती है, बहुत तेज नहीं, मिडिल में, बहुत तेज नहीं चलती है।
पित्त की नाड़ी जो होती है, जो सेकंड वाली है, वो बहुत तेज चलती है, वो आपको तेज चलता महसूस होगी। आप जब लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो रिदम है तेज है। और कफ की जो नाड़ी होती है वो बहुत धीमी होती है, उसको सुनने के लिए थोड़ा आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत स्लोली उसका स्पंदन होता है। ठीक, तो पहला आपने कहाँ से नाड़ी लेंगे ये पता चल गया। ठीक, वात स्थान, पित्त स्थान और कफ स्थान क्या है ये भी पता चल गया। अब आपको ये पता चल गया कि वात की नाड़ी कैसी होती है, पित्त की नाड़ी कैसी होती है और कफ की नाड़ी कैसी होती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपको जानकारी हो गए। अब जब तीनों उंगली हम एक साथ रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा दोष जो है वात का, पित्त का, कफ का, कौन सा दोष अधिक है। ठीक, अभी हमने आपको वात, पित्त, कफ तीनों की वो जो चाल बता दिया। जब तीनों उंगलियां आप एक साथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा दोष सर्वाधिक है। अब आगे आते हैं, थोड़ा गुण होता जा रहा है। अभी तक तो आपको बहुत आसान नजर आ रहा था कि वात, पित्त, कफ है, और अब थोड़ा सा कठिनाई इसमें शुरू हो जाती है। हर दोष की 8 प्रकार की पल्स होती है, हर दोषों के 8 प्रकार की पल्स होती है, वो जो है जिससे रोगों का पता चलता है। इसके लिए सर्वाधिक चीजें होती है कि इसमें आपको अभ्यास की आवश्यकता है। आप अगर प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो नॉर्मली आपको भी ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इसके लिए एक दिन में आप ये चीज नहीं सीख सकते, इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। और जब अभ्यास आपका क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली इसको कर लोगे। और जब आप चेक करोगे ना तो आपको कभी कभी मिलेगा कि कभी कभी 2 या 2 से अधिक या 3 दोष भी आपको मिल सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आप उससे घबराइएगा मत, जितने दोष आपको मिलते जाएंगे आप अगर उससे ट्रीटमेंट अगर आप करते हो, अगर आप वैद्य हो, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आप सटीक ट्रीटमेंट कर सकते। अब आ जाते हैं ये करेंगे कब। भाई टाइमिंग भी तो होनी चाहिए ना, आयुर्वेद में टाइमिंग, मात्राएं, हर चीज बहुत मायने रखती है। नाड़ी परीक्षण जो है अधिकतर सुबह मॉर्निंग में उठकर आधे घंटे बाद करते हैं, लेकिन प्रायः यह संभव नहीं हो पाता क्योंकि मरीज आते आते 8-9 बज जाता है। लेकिन जो आइडियल है मैं आपको बता रहा हूं कि उठने के आधे घंटे के बाद इसको करते हैं, जिसके हमें आसानी से अपनी प्रकृति के बारे में पता चल जाता है। ये भूख, प्यास, नींद, धूप, घूमने, रात्रि में टहलने से मानसिक जो स्थिति है, भोजन से, दिन में दिवाली जो टाइम होता है उसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से बदलती रहती है। तो आइडियल टाइम है कि जब आपका मरीज जो है उठता है, उठने के बाद आधे 1 घंटे के अंदर अंदर इसको कर लीजिए। और अगर आप एक्यूरेसी के लेवल पे आओगे तो अगर आप कुछ खाए बगैर अगर कर रहे हो तो इसमें एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी। और अगर आप हाथ से नाड़ी चेक कर रहे हो तो अगर आप थोड़े से आध्यात्मिक लेवल के आदमी हो, थोड़ा आप खुद आप पे संयमी आदमी हो, तो आपको नाड़ी पकड़ने में 3 सेकंड में इसका दोष का आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा समय लगता है, कभी कभी 3 सेकंड नहीं होता, 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। वैसे नाड़ी को 30 सेकंड तक देखा जाता है, 30 सेकंड में नाड़ी का दोष का आराम से आप पता लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहले भी मैंने आपसे कहा ये पूरी प्रक्रिया जो है अभ्यास पर डिपेंड करती है। आपका अभ्यास कितना है, आपने ट्रेनिंग कैसे ली, और आप कितने सटीक तरीके से अभ्यास कर सकते हो, कितने समय तक आपका अभ्यास है। अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो आप इजीली 30 सेकंड में उसके दोषों का पता लगा सकते हो। आप किस प्रकृति के हो, आपका जो है जो प्रकृति है बॉडी की वो वात प्रकृति है, पित्त का प्रकृति है, कफ प्रकृति है, या मिश्रित है, या कोई 2 है, या कोई 1 है, ये भी नाड़ी विज्ञान का जो ज्ञाता है वो आपको बता देगा आराम से। आज के भारत में, आधुनिक भारत में एलोपैथी चिकित्सा के आने के कारण और उससे जो बढ़ावा मिल रहा है उसके कारण नाड़ी के वैद्य बहुत कम रह गए हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है कहने को कि बहुत लिमिटेड वैद्य ऐसे हैं जो नाड़ी परीक्षण करते हैं। और जोशी जी ने जो इक्विपमेंट बनाया है, दुर्भाग्य है कि इंडिया में इसके खरीदार भी बहुत कम है, जबकि बहुत कॉस्टली नहीं है, इसके खरीदार भी कम है और तमाम लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे। क्योंकि वो आयुर्वेद के चिकित्सकों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपडेट नहीं होना चाहते, वो अभी भी पुरानी व्यवस्थाओं में जुड़े रहना चाहते हैं, वो अपडेट नहीं होते हैं। लेकिन
मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद को अपडेट होना चाहिए। आधुनिक जो साइंस है उस साइंस के साथ अगर हम आयुर्वेद को जोड़ के चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन बुलंदियों पे पहुंच सकते हैं जहां आज एलोपैथ नजर आ रहा है। वैसे कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि इस विधा को बचाने की आवश्यकता है। आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे आप सभी युवाओं से मेरा ये अनुरोध है कि पुराने वैद्यों से जो इस तरह की विधाएं जानते हैं, नाड़ी परीक्षण के बारे में ज्ञान लीजिए, जानिए और सीखने की कोशिश करिए। अभी हमने आपको नाड़ी के एक बेसिक एलिमेंट बताए हैं। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप इसको जांचेंगे, कैसे आप करेंगे और कैसे आप इसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि किस रोगी को क्या रोग है या भविष्य में आगे क्या रोग हो। तो इस वीडियो में यही विदा दीजिए। अगले वीडियो में फिर कभी नाड़ी के बारे में, इतना आसान नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, ये विषय बहुत बड़ा है क्योंकि आयुर्वेद का और नाड़ी विज्ञान का चोली दामन का साथ है। अगर आप अच्छे नाड़ी विज्ञान है और दोष के बारे में चिकित्सा करते हैं, देखो एक चीज मैं बता दूं, आयुर्वेद जो है सिम्टमली ट्रीटमेंट को नहीं है। मुझे देख के बड़ी तकलीफ होती है कि तमाम ऐसे आधुनिक डॉक्टर्स हैं जो बीएमएस हैं, लेकिन वो सिम्टमिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि इनको बुखार है तो इनको ये दे दो, अमृतारिष्ट दे दो, इनको ये है तो ये चीज़ दे दो, इनको वो है तो वो दे दो, ये गूगल दे दो। देखो हमारा जो आयुर्वेद है ये आयुर्वेद रूट कॉज पर है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो किस दोष के कारण हुई, हमारे शरीर में कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण ये चीज हो रही है। अगर उन दोषों की चिकित्सा हम करते हैं तो शायद हम आयुर्वेद को उन बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। आज विदेश में बड़ी डिमांड है, बहुत डिमांड है विदेश में, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इसको अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में देखा जाता है। विडंबना है। बहरहाल जागते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। हम आपको अगले किसी वीडियो में जरूर इसको पूरा इसका बताएंगे ताकि आप एक वीडियो देखने के बाद कम से कम 90% आप जान सकें और आप में से तमाम ऐसे लोग होंगे जो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीखने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप भी एक कुशल नाड़ी विशेषज्ञ बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।